discussing about enzymes. Enzymes are the particular compounds which are present in animal and plants, which are responsible for various processes in them. These are also known as biological catalysts. Even though the digestion of food is not possible without enzyme, because enzymes are catalysts which can increase the digestion of food. These are also known as biochemical catalyst, and the process is known as biochemical catalysis that we have discussed in our last lecture. Today we will discuss about some reactions which are enzyme catalyzed. Very first reaction is inversion of cane sugar. केन सुगर भाई सुगर होते हैं जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं. एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज एंजाइम जो केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है. जितने भी हम प्रोसेस कराते हैं, जैसे इन्वर्जन कराया, जितने भी एंजाइम होते हैं भी उन सब के पीछे ASE लगा होता है. और ये उनके जो पर्टिकुलर नेम है, नेमिंग एंजाइम्स की ऐसे होती है, जो काम उसने करा उसके आगे एस लगा दिया. जैसे इन्वर्टेज ने इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करा. ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल. अब इथिल अल्कोहल में ग्लूकोज का कन्वर्जन मतलब जो भाई हम वाइन फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन, जो दारू बनाई जाती है, दैट पर्टिकुलर थिंग, अल्कोहल फॉर्मेशन इज डन बाय जाइमेज एंजाइम. जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH व्हाट इज इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देता है. तो जाइमेज इज अ पर्टिकुलर एंजाइम विच कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल. नेक्स्ट इज स्टार्च इनटू माल्टेज, माल्टोज. जितना भी फूड हम करते हैं, दीज वी ईट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो डाइटेज एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ फूड में काम आता है, दैट कैन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव यू माल्टोज. C12H22O11, C6H10O5 की n are very large number. Okay, n can have value like 2 3 4 5 6 7 8 9 10 whatever. So the thing of conversion of starch into maltose, we use diastase enzyme. नेक्स्ट इज माल्टोज इनटू ग्लूकोज. माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम होता है. माल्टोज इज C12H22O11 टू C6H12O6 में कन्वर्ट करने के लिए हम माल्टेज एंजाइम का यूज करते हैं. नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया भाई हम जो है एज ए मैन्योर यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर लैंड्स विच इज प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन गैस फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. उसको भी डिकम्पोज किया जाता है बाई एंजाइम नोन एज यूरिएज. वो किस में डिकम्पोज होता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिएज एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन में यूरिया की. स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट है भाई. हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. स्टमक, हमारे पेट में एंजाइम्स होते हैं भाई. पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइन मतलब हमारी आंतों में पैनक्रियाटिक ट्राइप्सोन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड बाई हाइड्रोलिसिस. मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, that can convert milk into curd. So all the type of enzymes we have discussed, these are very useful for all the biochemical processes. Okay, that's why these are known as biological catalyst, because these biological processes are not happened or not possible without these enzymes. So what are characteristics of enzyme catalyst? कैटालिसिस के भाई हमने लास्ट टाइम करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, दैट दे आर हाईली सेलेक्टिव एंड हाईली एक्टिव. अब एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, हाईली एफिशिएंट होता है. एफिशिएंट मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में एंजाइम जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है. जैसे एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चेंज करता है पर मिनट. किस में, प्रोडक्ट में. हाईली एफिशिएंट होता है अभी क्योंकि एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, या अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है. सेकेंड पॉइंट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर.
कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जैसे यूरिएज एंजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया में यूज होता है, अमाइड की हाइड्रोलिसिस में यूज नहीं होता, लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला मोर और लेस सिमिलर ही होता है। सो स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम अवेलेबल है। नेक्स्ट इज हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होता है अभी जिस पे रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब अगर आप उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तब भी एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर आप उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करेंगे तब भी एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास ये ग्राफ ऐसे होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आइदर साइड, तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन के लिए बहुत प्रॉपर होता है। अब हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम कैटालिसिस भी एक ऑप्टिमम पीएच हो उस पर एक्टिव होता है, और रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर पीएच पे, जिसको ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। उस पीएच से ज़्यादा पीएच और कम पीएच होने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है। सो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हाईली इफेक्टिव होता है। नाउ एक्टिविटी इंक्रीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और को एंजाइम। को एंजाइम्स भी प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रमोटर्स का काम करते हैं और एक्टिवेटर्स का काम करते हैं, वो एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। को एंजाइम्स बेसिकली आपके पास जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स ही होते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस कंसिडरेबली इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अदर सब्सटेंस कॉल्ड कोएंजाइम। जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे और प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस की वजह से बहुत बढ़ जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं। When a certain known protein is present along with enzyme, catalytic activity is enhanced. अब certain known protein क्या है, विटामिन। प्रोटीन के साथ जो प्रोटीन या एंजाइम का वर्क कर रहे हैं उसके साथ अगर विटामिन प्रेजेंट है ना, तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। ऑर्डिनरी कैटलिस्ट की तरह एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटेड बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस दैट आर इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। दो सब्सटेंस इंक्रीज हाउ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स वर्क। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को डिक्रीज कर देते हैं। भाई पहले ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा था, इजीली काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। दीज सब्सटेंस कैन इंटरेक्ट विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। जो एंजाइम के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और वो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे मैनी ऑफ द ड्रग्स वी यूज कैन इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम इन अवर बॉडी। बहुत सारी जो हम दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी उसी पर्टिकुलर साइट पे जाके अटैच होती हैं जहाँ पे एंजाइम अटैक करते हैं। ओके, इसी वजह से वो जो मेडिसिन्स हम लेते हैं वो इतना वो इफेक्टिव हो जाते हैं और एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन यूजुअली प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। अब मैकेनिज्म क्या होता है एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन का, कैसे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन प्रोसीड करती है। 2 स्टेप हैं भाई। सबसे पहले क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट यहाँ पे रिएक्टेंट है। किसी भी रिएक्टेंट को जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं उसको आप सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के बाद क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, लॉक इन की मैकेनिज्म क्या कहते हैं, ये मैकेनिज्म जो है ये एंजाइम कैटालिसिस मैकेनिज्म था जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो फर्दर डीकम्पोज हो जाता है टू गिव एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, देयर आर मेनी कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। अब लॉक एंड की ये एक ऐसी चीज है भाई जो हाईली सिलेक्टिविटी को डिफाइन करती है किसी भी एंजाइम की।
हमें पता है कि हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, वैसे ही हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो लॉक एंड की मॉडल क्या कंसिडर करता है कि एंजाइम पे कुछ कैविटीज होते हैं, कैविटीज मतलब स्मॉल स्पेसिस होते हैं। दीज कैविटीज जो करेक्टरिस्टिक शेप्स होते हैं और वो एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? NH2COH, SH एंड OH। दीज आर एक्टिव सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। ये एक्टिव सेंटर होते हैं एंजाइम के सरफेस पे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो इनके कंप्लीमेंट्री शेप्स के होने चाहिए ताकि वो इन कैविटीज में फिट हो सके। इसको बोलते हैं फिटिंग लॉक मॉडल। ड्यू टू these active centers present in activated complex, these are also known as enzyme substrate complexes formed. The complex decompose to give product and the enzyme. Now होता क्या है कि एंजाइम से कुछ स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती हैं। वो एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? उनके ऊपर स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो उनमें कंप्लीमेंट्री शेप मतलब जो एक्टिव साइट में शेप कैविटीज हैं उनके शेप जैसा होता है और वो उनमें आके फिट हो जाते हैं लॉक की तरह। जैसे यू कैन सी हेयर, एक्टिव साइट है भी एंजाइम्स के साथ, ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है, तो ये बाइंड होने के बाद क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम अलग हो जाता है, अभी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, ये लॉक एंड की मॉडल इस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की अवेलेबल है। कैटालिसिस जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज होती है? हैबर प्रोसेस में भी हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं आयरन और मोलिब्डेनम या फिर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना या फिर पोटाशियम ऑक्साइड। ये टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू है अभी 723 से 773 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, 200 बार प्रेशर होना चाहिए। N2+3H2 को रिएक्शन करके क्या बनता है? अमोनिया बनता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की? नाइट्रिक एसिड की। अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ NO बन गया। अब NO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है। और इसके लिए जो हमें कैटलिस्ट चाहिए वो प्लेटिनाइज एबेस्टोस होता है। प्लेटिनम के भी कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं और टेम्परेचर 573 केल्विन हम रखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। दिस प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड में हम सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, फिर ऑयलम बनता है, दैट इज H2S2O7, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। ऑयलम फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव यू H2SO4। कैटलिस्ट प्लेटिनाइज एबेस्टोस होता है और वेंडियम ऑक्साइड होता है। टेम्परेचर 673 से 723 केल्विन लेते हैं हम। ओके, नाउ वी आर डन विद कैटलिस्ट। We will discuss about the colloidal solutions now. These are very important solutions. Colloidal solutions are mixtures जिसमें पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करते हैं। अब कोलोइडल सॉल्यूशंस और अदर सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है? कोलोइडल सॉल्यूशंस जो हैं भाई वो स्पेसिफिक साइज के होते हैं। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, इनका साइज इतना होता है 1 to 1000 नैनोमीटर कि ये फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं लेकिन एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। These particles also do not settle upon standing for some time. जैसे अगर आपने पानी में मिट्टी मिला दी हुई, ठीक है, मिट्टी जो वो सेटल डाउन नहीं होती, वो घूमती रहती है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है और ये फिल्टर पेपर में से पास हो सकते हैं लेकिन एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते। अब कोलोइडल में जैसे सॉल्यूशंस में 2 पार्ट होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट, वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशंस में, कोलोइड्स में आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होता है। कोलोइड्स में भी आपके पास डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होता है। डिस्पर्जन फेज क्या होता है अभी? जिसके अंदर द सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्ज, जो डिस्पर्ज होता है दूसरे मीडियम में, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फेज, और जिसके अंदर डिस्पर्ज होता है डिस्पर्ज फेज, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन
मीडियम। ओके, सो डिस्पर्स फेज क्या होता है, जो किसी मीडियम में डिस्पर्स होता है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, जिसमें वो डिस्पर्स होता है। नेक्स्ट इज कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट वेज। दो अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है, डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया गया। फिजिकल स्टेट पे डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्सन मीडियम की। अगर दोनों सॉलिड है भाई तो उनको हम बोलते हैं सॉलिड सोल, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं। एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं सोल, जैसे पानी में मिट्टी मिला दी पेंट हो गया, भी सेल फ्लूइड्स हो गया। पेंट में भी सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट होता है, सॉलिड छोटे छोटे अमाउंट में और लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब सॉलिड में गैस मिला दिया, ये सोचो स्मोक और डस्ट है। स्मोक और डस्ट जो है, डस्ट क्या होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं गैस में। अब दूसरी बात है भाई, लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया। जैसे लिक्विड को सॉलिड में मिलाने के लिए सॉलिड एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। चीज़ और बटर हो गया, अभी बहुत कम अमाउंट में लिक्विड होता है वो सॉलिड में, ठीक है, उसको चीज़ बटर और जेली, इसको जेल बोलते हैं। लिक्विड में लिक्विड क्या होता है, इमल्शन। मिल्क या हेयर क्रीम जो है वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जिसको इमल्शंस बोलते हैं। लिक्विड इन गैस क्या होता है, एरियोसोल्स होते हैं। एरियोसोल्स क्या होते हैं अभी, फोग, मिस्ट और क्लाउड्स जो हैं भाई। गैस इन सॉलिड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, प्यूमिक स्टोन्स। गैस इन लिक्विड क्या होता है, फॉर्म, लेदर्स जो बनते हैं ना भाई, वो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में। ओके, अब एक तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है कोलॉइड्स की, वो डिपेंड करती है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कैसे हैं, इंटरेक्शंस कैसे हैं। जो सब्सटेंस कोलॉइड्स के साथ डायरेक्टली मिक्स होते हैं with suitable liquids, these colloids are called lyophilic colloids. Lyophilic colloids liquid loving होते हैं भाई। उन सब्सटेंस को हम सीधा लिक्विड में डिसोल्व कर सकते हैं, चाहे वो वाटर हो चाहे और कोई लिक्विड हो, और लिक्विड जो है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ दीज सब्सटेंस आर गम, जिलेटिन, स्टार्च एंड रबर। स्टार्च भाई हम उसे डिसोल्व करते हैं तो वो ईजिली डिसोल्व हो जाता है लिक्विड में। इनको रिवर्सिबल सोल भी बोलते हैं भाई। रिवर्सिबल सोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्पर्स फेज से सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द डिस्पर्सन मीडियम यूजिंग एवोपरेशन टेक्निक और अदर टेक्निक्स, ठीक है। द सोल कैन बी फॉर्म्ड अगेन बाई जस्ट मिक्सिंग द डिस्पर्सन फेज एंड मीडियम अगेन। अब दोबारा बनाना है तो हमने मिक्स कर लिया, अगर अलग अलग करना है तो एवोपरेट कर लिया, या फिर और कोई प्रोसेस यूज कर ली। ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और कोगुलेशन नहीं होती। कोगुलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोगुलेशन का मतलब होता है कि आपने डिसोल्व करा, डिसोल्व करते ही पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड से बाहर आ गए, तो उसको कोगुलेटेड का पार्टिकल्स बोलते हैं। लायो मतलब होता है भाई लिक्विड, और फिलिक मतलब होता है लविंग। लिक्विड लविंग कोलॉइड्स को आप क्या बोलते हो, लायोफिलिक कोलॉइड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लायोफोबिक कोलॉइड्स, लिक्विड हेटिंग। Some substance cannot form colloid just by directly mixing with the liquid. ये substance भी directly नहीं करते क्योंकि ये liquid heating है। These colloid salts are prepared by special method. वो तो सीधे डिसोल्व हो जाते हैं भाई, लायोफोबिक सीधे डिसोल्व नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज सब्सटेंस आर मेटल एंड मेटल सल्फाइड्स जो है, सल्फाइड्स जो है, इनको एक स्पेसिफिक टेक्निक से डिसोल्व किया जाता है। इनको इरिवर्सिबल कोलॉइड्स बोलते हैं। वो क्या होता है, रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं भाई, हम उनको डिसोल्व करते हैं, बना लेते हैं, फिर हम उनको अलग कर सकते हैं, फिर डिसोल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये पर्सिपिटेट हो जाते हैं और दोबारा कोलॉइड सॉल्यूशन नहीं बनाते। दीज आर अनस्टेबल एंड कोगुलेट ईजिली। ये अनस्टेबल होते हैं और आसानी से कोगुलेट हो जाते हैं बाई हीटिंग, सेकिंग और एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोगुलेशन मतलब भाई आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसी टाइम ये जो हैं ये क्या करेंगे, ये बाहर आ जाएंगे, किससे, लिक्विड से, तो दोबारा से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग अलग हो गया, तो ये अनस्टेबल होते हैं। इनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं भाई, ताकि ये जो है बाहर ना आए, कोगुलेट ना हो। लायोफिलिक कोलॉइड्स में हमने स्टेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करना होता है ताकि ये क्या ना हो, ये कोगुलेट ना हो। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द type of particles of disperse phase. These we will discuss in our next lecture.